हेलो क्वालिटी के हीरोज। आज हम बात करेंगे पीपैप के बारे में। पीपैप इज वन ऑफ द 5 कोर टूल्स। पीपैप को आज मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। इसमें पहले मैं कवर करूंगा कि पीपैप क्या होता है, पीपैप का ओरिजिन कैसे हुआ, पीपैप का पर्पस क्या है, पीपैप की प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, पीपैप के 5 लेवल ऑफ सबमिशन क्या होते हैं, पीपैप के 18 एलिमेंट्स क्या हैं, पीपैप के अप्रूवल स्टेटस क्या होते हैं, पीपैप कैसे करते हैं और पीपैप के बेनिफिट्स क्या होते हैं। और वीडियो के अंत में मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल बोनस है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पीपैप होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पीपैप का जो फुल फॉर्म है दैट इज प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। पीपैप इज अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जो कस्टमर को हेल्प करती है सप्लायर को अपनी रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेट करने में। सो इट्स अ वेरी गुड कम्युनिकेशन टूल जो कि सप्लायर की जो वॉइस होती है या रिक्वायरमेंट होती है वो एक रिटन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में सप्लायर को कम्युनिकेट करते हैं एंड सप्लायर उस बेसिस पे काम करता है और उनको सबमिट करता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो ये पीपैप है नटशेल में। अभी हमने कवर कर लिया है कि पीपैप क्या होता है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे पीपैप का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे मैंने पहले बताया, पीपैप 5 कोर टूल्स में से एक है, बाकी 4 है एपीक्यूपी, एसपीसी, एमएसए एंड एफएमई। पीपैप एआईएजी ने डेवलप किया था। 3 बिग ऑटो जाइंट्स उस टाइम के फोर्ड, क्राइसलर एंड जनरल मोटर ने मिलके ये ग्रुप का फॉर्मेशन किया था। पीपैप का लेटेस्ट एडिशन चल रहा है 4th, जो कि 2006 में आया था। पीपैप इज अ वेरी गुड टूल और स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर सप्लायर को कम्युनिकेट करता है और सप्लायर उस बेसिस पे काम करता है। ये जो शुरुआत है पीपैप की वो ऑटोमोटिव सेगमेंट से हुई, बट आज अगर आप चेक करोगे या देखोगे तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री ने इसको अपना लिया है। तो हर इंडस्ट्री में आपको पीपैप का यूज मिलेगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ओरिजिन ठीक है वो उन्होंने बनाया, बट उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 90s स्टार्टिंग में ये 3 ऑटोमोटिव जाइंट्स थे, फोर्ड, जीएम, क्राइसलर। तो फोर्ड की अलग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स थी, जीएम की अलग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स थी और क्राइसलर की अलग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स थी, बट तीनों के ऑलमोस्ट सप्लायर्स कॉमन थे। तो ये अब सप्लायर को तीनों के हिसाब से डेटा मेंटेन करना पड़ता था, तीनों के हिसाब से डेटा प्रेजेंट करना पड़ता था। तो वो सप्लायर्स के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल एक्टिविटी हो गया था एंड बिग ओईएम्स फोर्ड, जीएम एंड क्राइसलर रियलाइज्ड कि ये सप्लायर्स के लिए ठीक नहीं है। देन दे केम टुगेदर और उन्होंने ये पीपैप मैनुअल ड्राफ्ट किया, बेसिकली एआईएजी फॉर्मेशन की, जिसमें उन्होंने कोर टूल्स ड्राफ्ट किए, उनके एडिशंस ड्राफ्ट किए एंड इशू किए, जिसकी वजह से सप्लायर्स वर वेरी हैप्पी बिकॉज उनको अब एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट बनाना है या एक ही तरीके से काम करना है जो हर ओईएम को एक्सेप्टेबल हो। हमने बात की कि पीपैप क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे कि पीपैप का पर्पस क्या है। ऑल्दो पिछली स्लाइड्स में जब मैंने बताया कि ओरिजिन कैसे हुआ पीपैप का, उसमें कहीं ना कहीं मैंने बताया कि उसका पर्पस क्या था, बट इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। तो अगर हम बात करें तो मेजरली 3 मेन पर्पस हैं पीपैप के। फर्स्ट इज कि कस्टमर कैन कम्युनिकेट उसकी इंजीनियरिंग, डिजाइन रिकॉर्ड एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट टू सप्लायर वेरी वेरी क्रिस्पली एंड क्लियरली। तो उसके लिए पीपैप यूज होता है। सेकेंड, जो सप्लायर है हमारा वो मास प्रोडक्शन में पार्ट्स कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, उसकी जजमेंट के लिए पीपैप बहुत अच्छा टूल है फॉर कस्टमर। एंड थर्ड, इट एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर कस्टमर कि हाँ जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो सप्लायर ने मीट की हैं या एक्सीड की हैं, और सप्लायर उसके हिसाब से डेटा प्रोवाइड करता है कस्टमर। सो नेक्स्ट, अभी हमने कवर किया कि पीपैप क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका पर्पस क्या है। नाउ देयर आर सम बेसिक प्रोसेस रिक्वायरमेंट पीपैप कंडक्ट करने से पहले हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे। सो फर्स्ट, पीपैप कंडक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा नहीं है कि हमने 5 पीस बनाए, उन पे डेटा कलेक्ट किया, उसमें सब एनालिसिस किया और कस्टमर को सबमिट कर दिया तो वो एक्सेप्टेबल होगा। सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन, बेसिकली एक मेजर या बल्क लॉट हमें लेना चाहिए जिसके ऊपर हम एनालिसिस करके कस्टमर को सबमिट करें। उसी पीपैप को सही तरीके मायने में पीपैप माना जाएगा। जैसे एआईएजी बोलता है
कि पीपैप का डेटा शुड बी जनरेटेड फ्रॉम एटलीस्ट 300 पीसेस कंसेक्यूटिव रन में, एक ही रन में 300 पीसेस, या मिनिमम 1 से 8 घंटे की प्रोडक्शन, या किसी और तरीके से जैसे भी कस्टमर ने स्पेसिफाई किया है उस ही डेटा उस प्रोडक्शन के डेटा एनालिसिस के बेसिस पे ही पीपैप सबमिट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट की प्रोडक्शन का हमने डेटा सबमिट कर दिया। दूसरी रिक्वायरमेंट कि जो पार्ट्स प्रोड्यूस किए जाएं वो मास प्रोडक्शन में यूज होने वाली प्रोडक्शन साइट, उसी टूल मशीन ऑपरेटर इक्विपमेंट्स गेजेस, इन सब वो जो मास प्रोडक्शन के हमारे गेजेस ऑपरेटर और मशीन्स होंगी उन्हीं पे पार्ट बने, उन्हीं पे प्रोडक्शन हो, उन्हीं पे एनालिसिस हो, वही डेटा कस्टमर को सबमिट किया जाए। अब बल्क मटेरियल जो होते हैं पहले उनको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बल्क मटेरियल के रिगार्डिंग प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बताऊंगा। बल्क मटेरियल आर नॉन डायमेंशनल, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, जिनका कोई आकार नहीं होता। लाइक पेंट का कोई आकार नहीं है, सॉल्ट का कोई आकार नहीं है, शुगर का कोई आकार नहीं है। सो ऐसे जो प्रोडक्ट है उनको हम बल्क मटेरियल्स बोलते हैं, और AIAG ने डिफाइन किया है बल्क मटेरियल के लिए अलग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स और बाकी फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए अलग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सो प्रोडक्शन रन के रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट है, नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्ट्स आर रिक्वायर्ड, बिकॉज इसमें डायमेंशनलेस है तो इसमें पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीके से हमें सैंपल लेना है कि वो रिफ्लेक्ट करे कि जो प्रोसेस है वो स्टेबल है, जो प्रोसेस का ऑपरेशन हो रहा है वो एक स्टेबल तरीके से हो रहा है, राइट। जनरली इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर, जो भी कस्टमर और सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या जो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है उसी के बेसिस पे अप्रूवल होता है। सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन में ही एक और चीज है, कुछ कस्टमर रन एट रेट की रिक्वायरमेंट भी रखते हैं। जो रन एट रेट है पीपैप के कंजक्शन में भी हो सकता है, कई जगह पे पीपैप के पहले परफॉर्म किया जाता है, तो इट ऑल्सो डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। बट बेसिकली रन एट रेट इज अ एक्सट्रापोलेशन टूल। हम एक दिन की प्रोडक्शन से चेक कर रहे हैं कि ये प्रोडक्शन सप्लायर पूरा साल कर पाएगा कि नहीं। अभी हमने कवर किया पीपैप क्या है, पीपैप का ओरिजिन कैसे हुआ, पीपैप का पर्पस क्या है, पीपैप की प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स क्या है। अभी हम बात करेंगे पीपैप के 5 लेवल ऑफ सबमिशन क्या है। पहला लेवल, इसमें सिर्फ PSW या अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, जो अपीयरेंस रिलेटेड पार्ट है जैसे लाइटिंग हो गया, ये सब इसमें एप्लीकेबल होता है। नॉन क्रिटिकल पार्ट्स, लाइटिंग इज नॉट नॉन क्रिटिकल पार्ट, बट एस्थेटिक पार्ट्स और नॉन क्रिटिकल पार्ट्स के लिए लेवल 1 का पीपैप सबमिशन लेवल जनरली कस्टमर मांगता है। देन लेवल 2 का पीपैप सबमिशन में दे आस्क फॉर PSW एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा। लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा में क्या है कि जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, जो आपने पीपैप का प्रोडक्शन किया उसका जो इंस्पेक्शन डेटा है वो साथ में कस्टमर मांगता है। देन लेवल 3 इज PSW विद प्रोडक्ट सैंपल्स, कि हम 5-10 जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उतने सैंपल उसको सबमिट करें, और कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा। कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा मतलब उसका प्रोडक्शन रिपोर्ट, उसका ऑडिट डेटा, सब कुछ। ये डिफॉल्ट सबमिशन लेवल है, मतलब अगर किसी कस्टमर ने डिफाइन नहीं किया है कि आपको कौन सा लेवल फॉलो करना है तो बाय डिफॉल्ट हम लेवल 3 फॉलो करेंगे। देन लेवल 4 इज PSW प्लस अदर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्लस PSW सबमिशन जो है वो हमारा लेवल 4 में आता है। और लेवल 5 में PSW with product samples and complete supporting data available for review at the site. Customer will visit और चेक करेगा वो सारा डेटा आपके साइट पे, राइट। ये 5 लेवल है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेवल ऑफ सबमिशन जो पीपैप ने गाइडलाइंस दी हैं वो जस्ट गाइडलाइंस हैं। आपको कस्टमर ने अगर बोला है कि लेवल 4 देना है या 3 देना है या कुछ अलग से भी देना है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है। और दूसरा पॉइंट कि लेवल ऑफ सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी एक्टिविटीज नहीं करोगे, एक्टिविटीज आप सारी करोगे पीपैप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबमिशन सिर्फ उन्हीं चीजों का करोगे जिस लेवल की रिक्वायरमेंट कस्टमर ने आपसे मांगी है।
ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने वाली हैं। तो इसलिए मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कस्टमर जो मांगेगा हमें उसको वो देना है। दूसरा, सप्लायर को करना सब है, सिर्फ सबमिशन लेवल्स आर फॉर क्या क्या सबमिट करना है, राइट। दिस इज AIAG का जनरल गाइडलाइंस के लेवल 1 में क्या क्या रिटेन करना है। आर मतलब रिटेन के, आपकी साइट पे आके वो कभी भी चेक कर सकते हैं। एस मतलब सबमिट। तो ये लेवल वाइज उनका रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है। अभी हमने पीपैप के 5 सबमिशन लेवल कवर किए हैं। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो है कि 18 एलिमेंट्स पीपैप के क्या है। तो पहला है डिजाइन रिकॉर्ड्स। डिजाइन रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है? ड्राइंग, इंटरनल ड्राइंग ऑफ सप्लायर, परचेज ऑर्डर एंड प्रोडक्ट सैंपल। किसी किसी केस में कस्टमर आपको देता है, किसी में नहीं देता, तो ये सब आपका डिजाइन रिकॉर्ड्स में कवर होता है। तो इस रिकॉर्ड्स में यू शुड मेक अ बलून ड्राइंग। उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स, डायमेंशंस, एवरीथिंग आपको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि ड्राइंग का मतलब है सिर्फ डायमेंशन आपको कवर करना है, नोट्स भी उसमें जो मेंशन किए गए हैं वो भी आपको कवर करने हैं। डिजाइन रिकॉर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताते हैं कि जो कस्टमर और सप्लायर डिस्कस कर रहे हैं वो सेम पार्ट है और सेम चेंज लेवल है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करने वाली है कि सिर्फ एक ही डिजाइन रिकॉर्ड होता है एक टाइम पे, मतलब एक ही रिवीजन लेवल होना चाहिए कस्टमर के पास भी, सप्लायर के पास भी। एक डिजाइन रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल पार्ट्स और असेंबली, राइट। For catalog product, the design record may include only functional specification or reference to industry standard. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने बोला कि M10 10.9 ग्रेड का स्क्रू चाहिए तो वो थ्रू आउट इंडस्ट्री सेम है, तो सिर्फ इतने स्पेसिफिकेशन पे भी अगर मेरे को सप्लायर प्रोडक्ट दे देता है तो वो भी चलेगा, उसमें मे बी ड्राइंग की भी जरूरत ना पड़े। और बल्क मटेरियल के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फॉर्मुलेशन, प्रोसेस स्टेप एंड पैरामीटर एक्सेट्रा डिजाइन रिकॉर्ड्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑथराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली कुछ डिजाइन चेंज जो अभी तक प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट हो गए हैं बट ड्राइंग में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, डिजाइन रिकॉर्ड में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, तो सप्लायर के पास किसी ना किसी फॉर्म में उसका अप्रूवल होना चाहिए, कस्टमर अप्रूवल। थर्ड इज कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। जो सप्लायर के पास जो इंजीनियरिंग ने, कस्टमर की इंजीनियरिंग ने ट्रायल करके प्रोडक्शन पार्ट्स पे टेस्ट परफॉर्म किए, उनके रिजल्ट्स और उनका अप्रूवल होना जरूरी है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो बिफोर मास प्रोडक्शन पार्ट है कस्टमर के पास जो भी जाते हैं वो टेम्परेरी डेविएशन साइन होके जाते हैं। कस्टमर को हम टेम्परेरी डेविएशन भेजते हैं कि ये मास प्रोडक्शन पार्ट नहीं है, हम आपको ये ट्रायल वाले पार्ट्स हैं, हम आपको भेज रहे हैं, तो वो टेम्परेरी डेविएशन के साथ ही पार्ट जाने चाहिए। बल्क मटेरियल्स के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग अप्रूवल की, वो एक बल्क मटेरियल रिक्वायरमेंट की चेकलिस्ट की फॉर्म में या कस्टमर की लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर के या अप्रूव्ड मटेरियल के फॉर्म में भी काम कर सकती है। फोर्थ इज DFMEA। DFMEA का मतलब है डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो ये DFMEA जो है, दिस इज अ क्रॉस फंक्शनल टीम। ये इसमें हम डिजाइन रिस्क ढूंढते हैं कि क्या क्या डिजाइन रिस्क है और उसके लिए क्या क्या हम अभी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो DFMEA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिजाइनिंग अथॉरिटी के पास है। अगर तो कस्टमर डिजाइन कर रहा है प्रोडक्ट को तो कस्टमर एंड पे ही DFMEA कंडक्ट किया जाएगा, तो सप्लायर के स्कोप में DFMEA नहीं आएगा। बट अगर सप्लायर पार्ट को डिजाइन कर रहा है तो DFMEA की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर के पास। DFMEA इज अ लाइव डॉक्यूमेंट। इसमें चेंजेस होते रहते हैं जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस से नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके सॉल्यूशन करते हैं, वो सब चीजें DFMEA में ऐड होती रहती है। फिफ्थ इज प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज बेसिकली विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर प्रोसेस। हर पूरे प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप विजुअल मैप है एक तरह से कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा। प्रोसेस फ्लो मस्ट आइडेंटिफाई ईच स्टेप इन द प्रोसेस, should include abnormal handling process such as scrap and rework। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, सिंपल प्रोसेस डिफाइन कर देते हैं, मेजर एक्टिविटीज, वो डिटेल्ड नहीं होता है, उसमें रीवर्क रिपेयर भी आइडेंटिफाइड नहीं होता है। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग PFD और मेकिंग PFD। सिक्स्थ इज PFMEA। PFMEA जैसे डिजाइन FMEA होता है वैसे प्रोसेस का भी FMEA होता है कि प्रोसेस में क्या क्या फेलियर्स आ सकते हैं, उन फेलियर्स के क्या क्या वजह हो सकते हैं, उन वजह को हम अभी कैप्चर कर लें ताकि वो फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए हम FMEA की एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। और FMEA भी एक लाइव डॉक्यूमेंट है
इसमें हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उनके बेसिस पे हम FMEA को रेगुलरली अपडेट करते हैं। FMEA में ध्यान रखने वाली चीजें ये है कि जो भी हमारे क्रिटिकल फेलियर मोड्स हैं वो सारे FMEA में एड्रेस होने चाहिए। जो भी हाई RPN प्रोसेसेस हैं, रिस्क प्रायोरिटी नंबर के जो प्रोसेसेस हैं, वो सारे कंट्रोल प्लान में हम कवर करने चाहिए। एंड पास्ट ट्रबल, जो भी हमने पास्ट में प्रॉब्लम्स फेस किए, उनके जो भी सॉल्यूशन किए, उन सब का इनकॉर्पोरेशन हम PFMEA में करना जरूरी है। Seventh is control plan. Control plan is a document that describes how to control the inputs, ताकि हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। इनपुट्स कैसे कंट्रोल करें, इनपुट में क्या क्या कंट्रोल करें कि आउटपुट हमारा सही आए। जैसे हम कहते हैं ना कि इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस, कि अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको वेट कम होगा, तो आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट, कि आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, आप अपना खाने पीने पे ध्यान रख रहे हो, शुगर नहीं खा रहे हो, तो वो क्या है कि आप क्रिटिकल इनपुट्स कंट्रोल कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका आउटपुट कंट्रोल हो रहा है। कंट्रोल प्लान का एक एग्जाम्पल है कि कंट्रोल प्लान इस फॉर्म में होता है। ध्यान रखने वाली चीजें कंट्रोल प्लान में क्या है कि PFMEA एंड PFD आर इनपुट्स फॉर कंट्रोल प्लान। जो PFD और PFMEA हम बनाते हैं वो कंट्रोल प्लान के लिए इनपुट होता है। जो भी कंट्रोल प्लान है वो हर तरह की पैरामीटर्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए या एड्रेस करना चाहिए, जैसे डायमेंशनल हो गया, मटेरियल हो गया और परफॉर्मेंस हो गया, राइट। हर तरह का प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल प्लान में कवर होना चाहिए। एंड कंट्रोल प्लान में प्रॉपरली हर चीज रेफरेंस्ड होना चाहिए कि कौन सा स्पेसिफिकेशन, अगर सपोज कीजिए हम कोई टूलिंग शीट यूज कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस उसमें होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एल्यूमिनियम में कास्टिंग कर रहे हो तो उसमें टनेज का मेंशन होना जरूरी है कि ये 200 टन पे बनेगा, 300 टन पे बनेगा, 400 टन पे बनेगा। वो सब चीजें, मतलब कंट्रोल प्लान शुड स्पीक बाय इटसेल्फ, उसमें आपको कुछ किसी से पूछना ना पड़े, आप एक बार पढ़ लो उसको तो आपको सब चीज क्लियर होना चाहिए। 8th is MSA. MSA is a statistical tool to determine if a measurement system is capable of precise measurement. Basically, जो एक तो पार्ट का वेरिएशन होता है, एक हमारे मेजरमेंट सिस्टम का वेरिएशन होता है। तो MSA हमें हेल्प करता है मेजरमेंट सिस्टम के वेरिएशन को चेक करने में कि विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट वो आपका मेजरमेंट सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि अगर मेजरमेंट सिस्टम गलत होगा तो हमें गलत डेटा मिलेगा, गलत डेटा मिलेगा तो हम गलत डिसीजंस लेंगे, और गलत डिसीजंस लेंगे तो हमारा आउटपुट कभी भी सही नहीं हो सकता। तो इसलिए MSA बहुत क्रिटिकल है और ये एक कोर टूल भी है। 9th is dimensional result. Dimensional results are layout reports of samples. जो PPAP के सैंपल हैं वो मतलब उसका हर पैरामीटर, हर कैरेक्टरिस्टिक हम चेक करते हैं फॉर 5 to 6 सैंपल्स, और उसमें से हम वैलिडेट करते हैं कि वो एज पर स्पेसिफिकेशन, जो कस्टमर ने हमें स्पेसिफिकेशन दिया है वो ओके है या नहीं है। तो वो जो रिपोर्ट है वो हम कस्टमर को सबमिट करते हैं, एंड दैट इज द 9th रिक्वायरमेंट ऑफ PPAP। बेसिकली हम कस्टमर को अश्योर कर रहे हैं कि हमारा पार्ट बिल्कुल सही है। 10th is record of material performance tests. इसमें क्या है, दिस इंक्लूड समरी ऑफ ऑल वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म ऑन द पार्ट। ये एक डिजाइन वेरिफिकेशन प्लान एंड रिपोर्ट होता है, उसकी फॉर्म में होता है, जहां पे हम हर टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, टेस्ट कैसे परफॉर्म किया है, टेस्ट का रिजल्ट क्या है, उस फॉर्म में इसको हम देते हैं। एंड the supplier shall perform test for all parts and product materials when chemical, physical or metallurgical requirement are specified as per the design record or control plan. तो basically अगर जो हम एक पार्ट में मटेरियल स्पेसिफिक, केमिकल, फिजिकल और मेटलर्जिकल रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे केमिकल के लिए क्या हो गया कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, मटेरियल कॉम्पोजिशन क्या है, फिजिकल में क्या हो गया उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, मेटलर्जिकल में क्या हो गया कि उसका माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें दे रखी है कस्टमर ने, हमें मटेरियल को हर उस सेक्शन के बेसिस पे वैलिडेट करना। The supplier shall perform test for all parts or product materials when performance or functional requirements are specified by the design record or control plan. अब मटेरियल प्रॉपर्टी के अलावा देयर कैन बी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे AC है, AC में हो सकता है पार्ट की डायमेंशन सब सही है, पार्ट के मटेरियल सब सही है, बट उसको जितना टेम्परेचर कम करना है वो नहीं कर रहा, तो वो उसका परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में आ गया, तो वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग होना भी जरूरी है। 11th is initial process studies. Initial process studies are basically
स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, हम एसपीसी कंडक्ट करते हैं पार्ट्स पे, पीपैप प्लॉट के पार्ट्स पे, टू मेक श्योर कि जो हमारा प्रोसेस है वो इतना स्टेबल है कि अगर हम 100% इंस्पेक्शन ना करें तो भी पार्ट हमारे ओके बनेंगे विद इन अ पर्टिकुलर रेंज, राइट। कि वो डिपेंड करता है हमारा प्रोसेस का सिग्मा लेवल क्या है, उसके बेसिस पे हमें हमारा प्रोसेस स्टेबल है कि नहीं है वो जजमेंट हम ले सकते हैं। तो पीपैप जो अप्रूव होता है वो तभी होता है अगर प्रोसेस कैपेबिलिटी इज 1.67 से ज्यादा फॉर क्रिटिकल डायमेंशंस एंड 1.33 से ज्यादा फॉर नॉन क्रिटिकल डायमेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपैप तभी अप्रूव होगा जब आपका क्रिटिकल डायमेंशंस के लिए 1.67 है सीपीके का वैल्यू एंड 1.33 है फॉर नॉन क्रिटिकल डायमेंशन। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड लैब डॉक्यूमेंटेशन। जो भी हमने पीपैप में इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग की वो एक क्वालिफाइड लैब ने की या क्वालिफाइड लैब के थ्रू वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट से हुई कि नहीं, वो 12वां रिक्वायरमेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो वो एक प्रॉपरली डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी ने चेक किए हैं कि हाँ ये पार्ट, ये इक्विपमेंट सही है फॉर चेकिंग पर्पस। एंड जो लैब यूज हो रही है, लैब का स्कोप में भी वो होना चाहिए। लैब का स्कोप का मतलब है कि लैब उन इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट कर सकती है, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन इस 12वें स्टेप में रिक्वायरमेंट होता है पीपैप का। 13th इज अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट। ये सिर्फ एस्थेटिक पार्ट्स के लिए होता है कि जिसमें अपीयरेंस का कुछ लेना देना है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर लाइटिंग है, वो अपीयरेंस रिलेटेड है, तो उनमें ये अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट लगेगी। ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पार्ट जो है अपीयरेंस रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है और डिजाइन रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। 14th इज सैंपल प्रोडक्ट पार्ट्स। सैंपल प्रोडक्ट पार्ट्स क्या है? ये एक्चुअल पार्ट्स हैं जो पीपैप, जिनके बेसिस पे पीपैप डॉक्यूमेंट किया गया है, राइट। बाय डिफॉल्ट जो सैंपल हम सबमिट करते हैं वो 5 पार्ट्स का है। कुछ हो सकता है कस्टमर ज्यादा मांगे, कुछ हो सकता है कम मांगे, बट बाय डिफॉल्ट अगर कस्टमर ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि मेरे को इतने पार्ट चाहिए तो हम 5 सैंपल ही उसको सबमिट करते हैं, राइट। जो सैंपल हम सबमिट करते हैं वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए। उनमें क्या क्या चीजें कवर्ड होनी चाहिए? डेट, जिस दिन पार्ट वो पैक हुए थे, पार्ट का नंबर, क्वांटिटी, सीरियल नंबर और ट्रेसिबिलिटी नंबर, सप्लायर पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन और कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये सब चीजें उस पार्ट के ऊपर आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड जो कस्टमर और सप्लायर खुद से डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे, उस पीरियड के दौरान वो सैंपल प्रोडक्ट्स या तो कस्टमर की साइड पे या फिर सप्लायर की साइड में रहते हैं, जहां पे कभी जरूरत पड़े तो हम चेक कर सकते हैं कि उस टाइम पे वैल्यू या इनिशियल स्टेज पे वैल्यू क्या है। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है मास्टर सैंपल का। मास्टर सैंपल है फाइनल सैंपल जो कस्टमर ने इंस्पेक्ट किया और साइन किया। ये बेंचमार्किंग या ट्रेनिंग के पर्पस के लिए फ्यूचर में यूज होता है। एंड कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि मास्टर सैंपल अगर ओके है या मास्टर सैंपल में हमने अप्रूव किया हुआ है तो वो ओके है। बल्क मटेरियल के लिए मास्टर सैंपल दो तरीके से होते हैं। फिजिकल सैंपल, सपोज करो बल्क मटेरियल ऐसा है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड चेंज नहीं होती, तो उस केस में हम फिजिकल सैंपल रखते हैं। बट हो सकता है किसी केस में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो कुछ और उसका ऐसा चीज या कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो नहीं चेंज होता वो हम लेके रखते हैं, दैट इज एनालिटिकल सैंपल। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट वुड बी अ एनालिटिकल सैंपल। 16 रिक्वायरमेंट है चेकिंग एड्स। चेकिंग एड्स में हम डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सारे चेकिंग एड्स क्या क्या हमने ड्यूरिंग पीपैप प्रोसेस हमने यूज किए, जिसमें फिक्सचर्स, कॉन्टोर्स, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट गेज, मॉडल और टेम्पलेट, सब कुछ, एवरीथिंग जो भी हमारा चेकिंग एड्स था वो सब कवर करते हैं। उनका क्या कैलिब्रेशन स्केड्यूल था वो कवर होना चाहिए। एंड एमएसए हुआ है कि नहीं है फॉर दोज चेकिंग एड्स। इसमें हो सकता है कि अगर आप सेम जो आप इंस्ट्रूमेंट पहले यूज करते थे वही यूज कर रहे हो तो आप कस्टमर से ले सकते हो डेविएशन के, हम नहीं करेंगे। बट जनरली बाय डिफॉल्ट वी डू एमएसए जो भी हमारे चेकिंग एड्स होते हैं। 17th इज कस्टमर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। एंड में कस्टमर बाप है, कस्टमर मालिक है, तो कस्टमर अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट डालता है जो इन 18 पॉइंट्स में नहीं है तो हमें चुप करके पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम कुछ उनसे बहस नहीं कर सकते, बिकॉज
AIAG ने बहुत क्लियरली बोला है कि जो भी गाइडलाइंस है ये सिर्फ गाइडलाइंस है, इवेंचुअली कस्टमर इज गोइंग टू डिफाइन कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। दीज आर जनरल गाइडलाइंस। इज पार्ट सबमिशन वारंट। हम जब कस्टमर को पीपैप सबमिट करते हैं उसके साथ पार्ट सबमिशन वारंट जाता है, जिसमें सारी पीपैप के रिलेटेड जानकारी होती है कि पीपैप का चेंज लेवल कौन सा है, पीपैप किस वजह से है, पीपैप का ड्राइंग नंबर क्या है, रिवीजन क्या है, लेवल ऑफ सबमिशन क्या है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट कर रहे हैं उसका डिक्लेरेशन है, टूल का डिटेल्स है, कस्टमर का अप्रूवल होता है। तो ये एक तरह से पूरा समरी है पूरे पीपैप में हमने क्या क्या दिया है, क्या क्या हमने फॉलो किया है, जो कि कस्टमर के पास अप्रूवल के लिए जब पीपैप जाता है तो उसके साथ जाता है। फिर कस्टमर इसको साइन ऑफ करके आपको वापस देता है एज अ एविडेंस के जो भी आपने मेरे को रिक्वायरमेंट थी आपने मीट कर ली है और आप मास प्रोडक्शन में इस पार्ट के साथ जा सकते हो। मटेरियल के लिए जो बल्क मटेरियल की रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट है उसको कस्टमर और सप्लायर ज्वाइंटली साइन कर लेते हैं, उसमें आपको PSW सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हमने पहले 6 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। 7वां पॉइंट है कि अब पीपैप अप्रूव हुआ, नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, वो क्या क्या स्टेटस होते हैं पीपैप के अप्रूवल के। सो फर्स्ट इज अप्रूव्ड। अगर तो हमने कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली हैं तो कस्टमर पीपैप को अप्रूव कर देता है। और सेकंड इज इंटरिम अप्रूवल। इंटरिम अप्रूवल में क्या है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां पे कुछ नॉन कंप्लायंस है और कस्टमर ने आपसे जस्टिफिकेशन मांगी है या क्लैरिफिकेशन मांगी है, उस केस में वो आपको इंटरिम अप्रूवल दे देता है। सेकंड, एक्शन प्लान जो है वो कस्टमर से एग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरिम अप्रूवल के लिए आपको एक्शन प्लान सबमिट करना पड़ेगा कि ओके हमें थोड़ा नॉन कंप्लायंस मिला है बट हमें आप ये चीजें करके दे दो तो हम आपको फाइनल अप्रूवल दे देंगे। तो आप एज अ सप्लायर वो चीजों का एक्शन प्लान बनाते हो और कस्टमर को सबमिट करते हो। कस्टमर वो एक्शन प्लान अप्रूव करेगा तभी वो इंटरिम अप्रूवल देगा, उसके पहले वो इंटरिम अप्रूवल भी नहीं देगा, राइट। और तीसरा क्या होता है कि कई बार होता है कि अब हमारा रिक्वायरमेंट है 300 पार्ट का या 30 पार्ट तो एटलीस्ट हमें स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल या स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के लिए चाहिए होंगे। और सपोज करो 30 पार्ट बनते हैं एक साल में, कोई ऐसा बहुत बड़ा पार्ट है जो 30 पार्ट बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत लो वॉल्यूम पार्ट है, तो उस केस में वो सप्लाई कस्टमर आपको इंटरिम अप्रूवल दे सकता है कि ठीक है अभी के लिए मैं आपको इंटरिम अप्रूवल दे रहा हूँ, जब हमारे 30 पार्ट हो जाएंगे उस पे हम जो भी पीपैप की एक्टिविटीज हैं कंडक्ट करेंगे और अगर एक्सेप्टेबल लिमिट में चीजें आई तो हम आपको फाइनल अप्रूवल दे देंगे। एंड थर्ड इज रिजेक्टेड, कि आपने जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी उसको मीट नहीं किया है तो आपको अप्रूवल नहीं मिल सकता। अब रिकॉर्ड रिटेंशन, जो भी हम पीपैप के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं उसका रिटेंशन का रिक्वायरमेंट क्या है कि कितने टाइम तक हमें वो रिकॉर्ड्स रखने हैं अपने पास, कि कस्टमर आपसे कभी भी दोबारा मांग सकता है। तो वो जो रिक्वायरमेंट है एज पर AIAG गाइडलाइन इज एक्टिव लाइफ ऑफ पार्ट प्लस 1 कैलेंडर ईयर, राइट। जो भी पार्ट की एक्टिव लाइफ है, पार्ट की एक्टिव लाइफ मतलब मॉडल की एक्टिव लाइफ। सपोज कीजिए एक पार्ट है वो सियाज में या स्विफ्ट में लगता है, तो स्विफ्ट की मॉडल लाइफ प्लस 1 कैलेंडर ईयर इज द रिटेंशन पीरियड जो हम पीपैप के लिए जनरली रखते हैं, जो AIAG भी गाइडलाइन कहती है और जो कस्टमर भी हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो अब हम पीपैप कब कब करते हैं, ऐसा नहीं है ना कि हर टाइम पे पीपैप की जरूरत हो। पीपैप कब करते हैं, जब या तो बिल्कुल ही नया पार्ट है या करंट पार्ट के डिजाइन में कुछ चेंज है, टूल का ट्रांसफर, रिप्लेसमेंट या कोई एडिशनल टूल, या कोई प्रॉब्लम आया उसका हमने सॉल्यूशन किया, मेजर सॉल्यूशन, या टूल इनएक्टिव है 1 साल से ज्यादा, प्रोसेस में कुछ चेंज है, सब सप्लायर या मटेरियल सोर्स में कुछ चेंज है, पार्ट की जो लोकेशन है, प्रोडक्शन लोकेशन है उसमें कोई चेंज है, तो इन सब केसेस में हम पीपैप करते हैं। बट हालांकि हमें ये ध्यान में रखना है कि ये लिस्ट एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ये 8 पॉइंट के अलावा भी चीजें हो सकती हैं जब कस्टमर आपसे पीपैप मांग ले। तो आखिरी पॉइंट जो है वो पीपैप के बेनिफिट्स क्या है, पीपैप हमें करने के फायदे क्या है। तो पीपैप करने के फायदे ये हैं कि एक तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छा टूल है सप्लायर को अपनी रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेट करने का, ठीक है। जो भी इश्यूज हैं वो हम प्रोएक्टिवली पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनका निजात भी हम शुरू में ही डाल लेते हैं, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम आने से पहले ही बहुत सारी चीजें हम सॉल्व कर लेते हैं। जो वारंटी की कॉस्ट है वो कम होती है क्योंकि कम प्रॉब्लम्स आएंगी या कम प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट में होंगी तो पार्ट
का जो वारंटी क्लेम्स है वो भी कम होंगे। सप्लायर्स के जो भी चेंजेस हो रहे हैं, सप्लायर्स के एंड पे चेंजेस हो रहे हैं, उसको बहुत स्मूथली मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है। ये जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है। प्रिवेंट्स यूज ऑफ अनअप्रूव्ड एंड नॉन कंफर्मिंग पार्ट्स, जो भी खराब पार्ट या अनअप्रूव्ड पार्ट है उनका यूज होने से बचाता है, बिकॉज हर स्टेज पे कस्टमर आपसे रिक्वायरमेंट्स इस हिसाब से सेट की हुई हैं कि आपको वो चीजें सबमिट करनी ही पड़ेगी। improves the overall quality of the product and customer satisfaction, eventually customer is satisfied तो हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अगर हम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, हम उनको मीट कर रहे हैं और कस्टमर भी कह रहा है कि हाँ जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है आप वो मीट कर रहे हो, तो कस्टमर इज इवेंचुअली सेटिस्फाइड। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एंड में एक बोनस भी दूंगा, तो वो बोनस है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है ये टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है कि इनके रिलेटेड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि पीपैप के लेवल्स क्या क्या है। हमने कवर किया कि पीपैप के 5 लेवल हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस लेवल में क्या क्या रिक्वायरमेंट एज पर AIAG गाइडलाइंस है। सेकेंड इज पीपैप सबमिशन इज कवर्ड इन विच फेज ऑफ APQP, ये 4th फेज में कवर होता है APQP के प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। कैन कस्टमर आस्क फॉर मोर देन रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन 18 एलिमेंट्स ऑफ द पीपैप। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आप बिल्कुल इसका आंसर यस दोगे कि हाँ कस्टमर माई बाप है, कस्टमर कुछ भी मांग सकता है, तो कस्टमर इस 18 रिक्वायरमेंट्स के अलावा बिल्कुल मांग सकता है। सपोज यू आर अ कार कवर सप्लायर, शुड यू सबमिट पीपैप? अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पार्ट का क्रिटिकलिटी अलग हो सकता है, उसके बेसिस पे सबमिशन लेवल कुड बी डिफरेंट, बट पीपैप तो आप कंडक्ट करोगे ही, बिकॉज पीपैप इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट टाइप। पीपैप आपको कंडक्ट करना ही करना है, चाहे कोई भी पार्ट है। उसमें हो सकता है रिक्वायरमेंट्स अलग हो, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट पीपैप हम हर पार्ट के लिए करेंगे। सपोज यू आर अ सेफ्टी एयरबैग सप्लायर, विच लेवल ऑफ पीपैप सबमिशन वुड यू रिकमेंड? तो इसमें आंसर शुड बी लेवल 5, क्योंकि ये वेरी क्रिटिकल पार्ट है। इसमें कस्टमर चाहेगा कि वो ऑन साइट जाके सारी वेरिफिकेशन करे, सब चीज चेक करे, अगर उसको सही मिले तो ही अप्रूवल दे। तो इसमें लेवल 5 वुड बी द आंसर। याद रखिए, नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज को या किसी नॉलेज को प्रैक्टिस में नहीं ढालते हैं तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। तो जो भी हमने डिस्कस किया, अपने दोस्तों के साथ उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, अपने कलीग्स के साथ उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कमेंट्स में डिस्कस कीजिए या मेरे को ईमेल कीजिए, बट इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं मास्टर कर पाओगे। जो भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या मेरे को ईमेल कर सकते हो ms@ipsolution.in। होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब इट, डू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कुछ भी क्वेरी है, do email me. I'll try to resolve each and every query. As an additional bonus, free downloadable link for PPAP templates is in description. Also, don't forget to like us, subscribe and press the bell icon.